हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने वाले, उनको इंग्लिश भी सीखने का मिलेगा, साथ साथ वो पैडागोजी के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पैडागोजी समझेंगे और इसमें सीडीपी के भी क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। इंग्लिश के स्टूडेंट और हिंदी के स्टूडेंट सभी के लिए ये वीडियो है। वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप सभी। ठीक है, सो गाइज एक और इन्फॉर्मेशन इसी के साथ में मैं ऐड करूंगी। ठीक है, मैं एंड में भी बता देती हूँ और स्टार्टिंग में बता देती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। हमारी वेबसाइट mobilepathshala.com, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। गाइज अगर आप सीटेट, टेट, यूपी टेट और आपका जो है सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, बैंक की करना है, तो आपको हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, है ना। सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे से, यानी कि न्यू पैटर्न पर सारे कोर्सेज बेस्ड हैं। तो एक बार आप जाकर के देखिएगा और उनको एक्सेस करिएगा, अपनी तैयारी स्टार्ट करिए उन कोर्सेज के थ्रू। और हमारा एप्लीकेशन मोबाइल पाठशाला का आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस करिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कोर्सेज को एक्सेस करना है, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। और कैसे कोर्सेज को एक्सेस करना है इसके लिए आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। हमारे सी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी कि आपको कोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है। उस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और तब भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को करना। देखिए पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो है हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। कैसे हम लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली कैसे धारण कर पाते हैं, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा फेवर है, मतलब कौन इस स्टेटमेंट को ज्यादा फेवर्ड करता है। कॉग्निविस्ट, बिहेवियरिस्ट, बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बिहेवियरिस्ट का मतलब होता है कोई लैंग्वेज को मान लिया हम सीखना चाहते हैं तो उसको अपने बिहेवियर में हम ले आए, तो वो बिहेवियरिस्ट मानते थे। कॉग्निविस्ट का मतलब होता है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी ये मानते थे कि अगर आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, बहुत ही प्रोफिशिएंट है किसी लैंग्वेज में, तो वो आपको आपके एक्सपोजर के थ्रू मिल जाता है, आपके माहौल के थ्रू मिल जाता है। आप बहुत ही अनकॉन्शियस होकर उस लैंग्वेज को सीख पाते हैं। जैसे आपका जो मदर टंग है, आपने उसको एक्वायर किया है, तो क्या आपने पहले उसकी ग्रामर सीखी है? बिल्कुल नहीं। आपने लोगों को ऑब्जर्व किया और उस लैंग्वेज को सीख गए आप। तो ऐसे ही एक्सपोजर के थ्रू आप लैंग्वेज को सीख पाते हैं। और ये मानते हैं हमारे नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने कॉग्निविस्ट की के बारे में बताया, उनको कॉग्निविस्ट को फेवर किया। उन्होंने कहा कि हमें बिहेवियर में लाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही अनकॉन्शियस होकर जिस भी लैंग्वेज को सीखते हैं वो हम एक्वायर कर लेते हैं, और उसके लिए हमें ग्रामर रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन, लैंग्वेज हम धारण कर पाते हैं जब हमें ग्रामर रूल्स सीखनी पड़े, अवार्ड बच्चे को दिया जाए, तब वो लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, उसको एक्सपोजर मिले, उसको माहौल मिले, तब वो लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, या उसको कॉन्शियस अटेंशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको ध्यान पूर्वक उसको जो है अटेंशन वो करे, तब वो लैंग्वेज को सीखेगा। तो ये अटेंशन वाली बात तो एकदम यहाँ पर प्लस पॉइंट है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एकदम अटेंटिव होकर सीख रहे हैं, तब वो आपको लैंग्वेज को समझ में आएगी, आप उसको सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा फोकस, यानी कि जो ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है, वो कर रहा है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ये कहता है कि एक्सपोजर अगर हम किसी बच्चे को दें, यानी किसी बच्चे को हम लैंग्वेज, वही लैंग्वेज का माहौल दें, है ना, तो वो उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गाइस हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher in class second shows a real object one by one and then calls out its name. सेकेंड क्लास की टीचर बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना, रियल ऑब्जेक्ट का नाम लेती हैं बच्चों से, और उसके बाद से अब इनका ये जो पर्पस है इस एक्टिविटी का, इसके पीछे उनका क्या है मोटिव, देखो यहाँ पर फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लास सेकेंड की टीचर रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को क्या करती है, समझाती हैं। ठीक है, उसका नाम बच्चों को लेने को कहती हैं। तो उनका इस एक्टिविटी को कराने का क्या मोटिव है? पहला यहाँ पर है मोटिवेट द चाइल्ड एंड मेक लेसन इंटरेस्टिंग। लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो इस वजह से बच्चों से कहती है कि वो रियल ऑब्जेक्ट के बार बार नाम लें। सेकेंड कहता है हेल्पिंग लर्नर्स टू एक्वायर वोकैबुलरी बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद रियल लाइफ ऑब्जेक्ट।
वोकैबुलरी को क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी को एनहेंस करने के लिए वो रियल ऑब्जेक्ट का बार बार बच्चे को नाम लेती हैं, बच्चों से कहती हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के आप नाम लो, आप बता दो। आपने रियल ऑब्जेक्ट का नाम लिया तो वो तो आप लेते हो, बार बार लेते हो, तो इससे वोकैबुलरी से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अगर आप किसी भी वर्ड को बार बार बोलते हैं लेकिन गलत तरीके से बोलते हैं, तो अगर कोई दूसरा आपको इंडिकेट करके वही वर्ड उनके सामने बोलने को कहेगा तो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा फोर्स करेगा, उस पर ज्यादा फोकस करेगा और इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगी। तो क्लास सेकेंड के बच्चे थोड़ा बहुत साफ नहीं बोल पाते, जो भी वो तुलतुला के बोलते हैं, उनकी उसी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए क्लास सेकेंड की टीचर उनको बोलती हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम लें, और वो जब बच्चे उस ऑब्जेक्ट का टीचर के सामने नाम लेते हैं तो उससे उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वो बच्चों से कहती हैं कि वो रियल ऑब्जेक्ट के नाम लें। टू टीच द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। The best way to develop a child's vocabulary at the initial stage, बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में हम बच्चों की vocabulary को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। कैसे कर सकते हैं, स्टोरी बुक के साथ अगर बच्चे को हम छोड़ दें तब हम कर सकते हैं, या बच्चे को हम बोले कि वो रीड करे और तेज आवाज में करे, रीडिंग आउट अलाउड, वो तेज आवाज में रीड करे तब वो उसकी वोकैबुलरी एनहेंस होगी। उसको स्कूल में बहुत ही छोटी उम्र पे हम भेज दें या फिर उसको टीवी पर प्रोग्राम्स दिखाएं तब उसकी वोकैबुलरी एनहेंस होगी। किस तरह से होगी, यहाँ पर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। अगर आप बच्चे को रीड करने के लिए कहते हैं कोई भी चीज तेज तेज आवाज में, तो इससे उसकी वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, डेवलप होगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज तेज आवाज में पढ़ते हैं तो हम उस पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हर वर्ड पर हमारा फोकस होता है, तो इसलिए हमारी वोकैबुलरी वहां बढ़ने का चांस रहता है। क्लियर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं फिर ऑप्शंस के थ्रू हम समझेंगे कि हम उसको कैसे सीखते हैं। द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, एब्सोल्युटली राइट। आपका जो मदर टंग होता है वो एक रिसोर्स का काम करता है आपकी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपका वो क्या करेंगे, आप उसी से बेस्ड एक नई लैंग्वेज को आप ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आप उसको सीख पाते हैं, जो भी आप नई भाषा सीखना चाह रहे हैं। ये पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है कि मदर टंग का बिल्कुल भी यूज ना करें, शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं जहां हम टारगेट लैंग्वेज पर हमारा पूरा पूरा फोकस होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बिल्कुल आप यूज नहीं ना करें, चलिए ये तो गलत हो गया। द यूज ऑफ मदर टंग इज इंटरफेयर रादर देन फैसिलिटेट, फैसिलिटेट होगा यहाँ पर। मदर टंग हमें क्या करती है, मदर टंग दूसरी भाषा को सीखने में इंटरफेयर करती है, फैसिलिटेट नहीं करती, हेल्प नहीं करती है, जबकि इंटरफेयर करती है, जो कि गलत है, क्योंकि मदर टंग एक रिसोर्स का काम करती है और रिसोर्स हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को करने के लिए। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारी पहली लैंग्वेज एक हमारा संसाधन रहता है जहां पर हम उस लैंग्वेज को ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू हम दूसरी लैंग्वेज को सीख पाते हैं। डी कहता है नन ऑफ द अबव, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा गाइज आपका ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज करते रहिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। तो एक बार प्लीज इसके बारे में सोचिए कि आपको क्या क्या मैं करा रही हूँ। मैं सारे प्रीवियस ईयर आपको करा चुकी हूँ, 19, 18, 17, 16 का पेडागोजी, जो इंग्लिश पेडागोजी आपकी सीटेट की है। आपको सीटेट की प्लेलिस्ट में सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक की कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग की सारी वीडियोस देखेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे आई मस्ट से, ठीक है। आपको देखना चाहिए एक बार। और उसके बाद से गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो बात मैंने आपको बताई है बिगिनिंग में उस पर ज्यादा फोकस करिएगा आप सभी, ठीक है। आप लोगों की बेहतरी के लिए मैंने बताया है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट पर पूरा फोकस होना चाहिए कि कौन सा नहीं करेक्ट है। लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल। इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 70% ऑफ पॉपुलेशन। अगर इंडिया में 70% पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है तो ग्रामर से बच्चे डरते क्यों है, इंग्लिश से बच्चे डरते क्यों है, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इंटरव्यू से बाहर क्यों निकल करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो 70% वाला यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। और नॉट पर फोकस करिएगा। देखिए थर्ड पे हम चलते हैं।
इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोजेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हाँ जी बिल्कुल, लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोजेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखो लैंग्वेज डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो पजेस करती है। एक मतलब अगर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये ऐसा भी नहीं है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये जो है हमारा करेक्ट नहीं है। एक रिसोर्स का भी काम करता है ये। अगर आपके पास में आसपास में लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिसोर्स है जिसके थ्रू आप उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे, फिर आप कहीं और जाएंगे तो उन्हीं की लैंग्वेज में आप बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डी पे आते हैं। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग अमंग ह्यूमंस। बिल्कुल सही है एकदम। तो करेक्ट कौन सा नहीं है? आपका बी नहीं करेक्ट है, ठीक है, और आपका ये सी भी नहीं करेक्ट है, तो हम दोनों को मान करके चलेंगे फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये फिलहाल ये प्रीवियस ईयर नहीं था, है ना, प्रीवियस ईयर नहीं था ये। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बिफोर कमिंग टू स्कूल चिल्ड्रेन आर, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या करते हैं? ग्रामेटिकली रूल से अवेयर होते हैं, वेल इक्विप्ड इन देयर नेटिव लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। बिल्कुल उनको अपना नेटिव लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आता है, जिसके थ्रू टीचर उनको समझा पाती हैं कि आप उनको आगे क्या और सीखना है। एक लैंग्वेज में बच्चा एकदम प्रोफिशिएंट होता है जिसके थ्रू वो अदर लैंग्वेज को ट्राई करता है ताकि वो उसमें बोल सके। ठीक है, सो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि बिफोर कमिंग टू स्कूल बच्चे प्रोफिशिएंट होते हैं अपने नेटिव, अपने मदर टंग में। डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से दूसरी लैंग्वेज को भी जानते हैं, बट उसमें प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। वो अपनी मदर टंग में ही होते हैं, जो वो ऑब्जर्व करते हैं, उनके सराउंडेड जो लोग बात करते हैं, जिसमें वो बात करते हैं। ठीक है, और डी कहता है वेल वर्स्ड इन मोर देन वन लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल नहीं, बच्चा बिल्कुल बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ वो मदर टंग में प्रोफिशिएंट होता है, और कुछ लैंग्वेज वो जो है वो अपना टीवी के थ्रू, बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उसको कुछ लैंग्वेज आता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Language helps in uniting thoughts and identity of the individual. In India, linguistic diversity can be used as a resource. In India, linguistic diversity provides a range of opportunities. तो यहाँ पर CD भी सही है। Language helps in uniting thoughts and identity of the individual, बिल्कुल सही है। और language is one of the most important and characteristics form of human behavior, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव का जो है ऑप्शन आपके पास में मिसिंग है, तो ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन मैं यहाँ बता देती हूँ, इसमें से सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। which is no longer a position of English language in India? अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंडिया में, इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया में कौन सी पोजीशन नहीं है? लिंक लैंग्वेज है जो जोड़ करके रखती है। मान लिया आप किसी अदर जो है स्टेट में जाते हैं जहां लोग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, मान लिया आप तमिल में गए तो कन्नड़ में बात कर रहे हैं, तो आपको वो तो नहीं आती है, लेकिन आप इंग्लिश में जब बात करेंगे तो उनको वो समझ में आएगा। तो ये एक लिंक लैंग्वेज कह देते हैं, क्योंकि जहां पर किसी को कुछ नहीं आता वहां पर इंग्लिश तो आता है, तो आप इंग्लिश में बात करके उनको अपनी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को इंडिया में माना गया है, राष्ट्रीय भाषा माना गया, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज भी हम, क्योंकि ग्लोबली लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज हम नहीं मानते इंग्लिश को इंडिया में, क्योंकि अब ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए ये अब बिल्कुल भी फॉरेन नहीं रह गया है। ठीक है, सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी इफेक्टिवली डेवलप्ड थ्रू। स्पीच हैबिट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्विजेस, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, डिक्टेशन या प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के थ्रू हम इफेक्टिवली अपनी बोलने की जो है हैबिट को सुधार सकते हैं। मान लिया जैसे कि मुझे किसी को इंग्लिश नहीं आता है या मुझे नहीं आता है, तो मैं जब भी कोई चीज रीड करूंगी, बार बार उसको अपने हैबिट में ले आऊंगी,
तो मैं उसकी सारे वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाऊंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, लेकिन वो अगर बार बार प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे तो उनकी उसकी स्पीच की हैबिट बन जाएगी और फिर वो उस वर्ड को सही तरीके से बोल पाएंगे। क्लियर? तो डी ऑप्शन यहाँ पर गाइस आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, स्पीकर 1। अब यहाँ पर एक आपको दिया गया है, कुछ दो स्पीच दी गई है, दो लोग हैं, एक स्पीकर 1 है और दूसरा स्पीकर 2 है, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक सिचुएशन में आपको बताना है कि ये किस तरह किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या इनकी ये लैंग्वेज सही है या इनकी ये लैंग्वेज गलत है। स्पीकर 1 कहता है हु आर यू, स्पीकर 2 कहता है गोलू मिनिस्टर, गोलू मिनिस्टर, ठीक है। फिर स्पीकर 1 कहता है यू कम फ्रॉम वेयर, ग्रामेटिकली गलत है। स्पीकर 2 कहता है रांची। अब इस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। यहाँ पर ड्यूरिंग द असेसमेंट टीचर उनका आकलन कर रही है दो बच्चों का जो इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स जो है, उनके मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। फर्स्ट स्पीकर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा स्पीकर है जो गलत तरीके से बात कर रहा है और किस स्पीकर के मार्क्स कटने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर, सेकंड, बोथ ऑफ दीज, दोनों के, या फिर नन ऑफ दीज, दोनों के नहीं। पहला स्पीकर हु आर यू, गोलू मिनिस्टर, सेकंड कहता है फिर कहता है यू कम फ्रॉम वेयर, एंड स्पीकर दूसरा कहता है रांची। यहाँ दोनों के दोनों स्पीकर्स हमारे गलत तरीके से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर both of these marks should be deducted, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is an objective of speech in the learning process? Which of the is an objective of speech in the learning? मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब भी हम सीखते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इम्प्रूविंग वंस राइटिंग, मेकिंग लर्नर्स अ गुड थिंकर, इम्प्रूविंग वंस लिसनिंग एबिलिटी, मेकिंग लर्नर गुड इन स्पीकिंग विद करेक्ट इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। जब भी हम अपनी स्पीच को बोलते हैं, लर्न करते हैं, है ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंटोनेशन और अपने स्ट्रेस पे ध्यान दें, ताकि हम किस तरीके से, किस लय में हम उसको बोले। लय यानी कि हमारा इंटोनेशन वहां मैटर करता है कि हम उसको कितना, किस वर्ड पर हमें कितना स्ट्रेस देना है, किस पे कितना नहीं देना है। स्ट्रेस जानते हैं ना, कितना किसको दबाव के साथ में बोलना है और कितना किसको हमें आराम से बोलना है। जब भी हम स्पीच को सीखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव वहां पर ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आर डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल मेथड इन टीचिंग ग्रामर? इट इज मोनोटोनस, इट इज teach grammar incidentally, grammar is not taught systematically, it helps in rote memorization. Disadvantage of informal method. Informal method का मतलब होता है कि आपको ग्रामर जो होती है वो सिस्टमेटिकली जब नहीं सिखाई जाए तो उसको हम इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। मतलब जैसे कि आपको मैंने स्टोरी बुक दे दी, अब मैं आपको स्टोरी बुक के थ्रू ग्रामर सिखा रही हूँ, ग्रामर की बुक से नहीं सिखा रही हूँ, आपको स्टोरी बुक से सिखा रही हूँ, तो वो हमारा होता है इनफॉर्मल मेथड होता है। तो जब भी हम सिस्टमेटिकली ग्रामर नहीं सीखते हैं तो वो इनफॉर्मल मेथड है। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस? करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया, बात आते हैं 14 पे, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन। डैश ग्रामर हैज रिप्लेस ग्रामर डैश ग्रामर। बताओ यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा स्ट्रक्चरल, फॉर्मल, फॉर्मल फंक्शनल, फंक्शनल फॉर्मल, फंक्शनल स्ट्रक्चरल। बताएं क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ग्रामर ने किस ग्रामर को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मल और फंक्शनल। देखो फॉर्मल ग्रामर वो ग्रामर होता है जो हम क्या करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू हम सीखते हैं, और जो फंक्शनल ग्रामर होता है उसको हम आम बोलचाल भाषा के रूप में सीखते हैं। तो ये जो फॉर्मल ग्रामर हैज रिप्लेस्ड फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल ग्रामर को रिप्लेस कर दिया गया है फंक्शनल ग्रामर से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अ चाइल्ड स्टडीइंग इन क्लास सेकंड सेज आई रिटेन, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था जो सीटेट में पूछा गया था। आई रिटेड हो जाएगा, रिटेड। आई रिटेड द लेटर, इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड, बच्चा सेकेंड क्लास का आई रिटेड द लेटर लिखता है। तो ये जो मेथड है इस तरह की गलतियां करने का, इस प्रकार के बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं? डज नॉट नो ग्रामर रूल्स, उसको ग्रामर रूल्स नहीं पता है, शुड मेमोराइज द करेक्ट सेंटेंस, उसको करेक्ट सेंटेंस याद करना चाहिए,
has over generalized the rules for making past tenses verbs and it is careless and needs good training in using grammar. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा जो है उसने पास्ट टेंस के वर्ब्स को इतना सामान्य तरीके से जनरलाइज्ड वे में इतना अच्छे से उसने पढ़ लिया है कि जो भी पास्ट का वर्ब होता है उसके लास्ट में ईडी आता है, इसलिए उसने रिटन को रिटेड लिख दिया। तो इस वजह से बच्चे ने यहाँ पर गलती की। पास्ट टेंस के पूरे रूल्स को जनरलाइज्ड करने की वजह से ही उसको ये बता दिया गया कि जितने भी पास्ट के जो सेकंड फॉर्म के वर्ब्स होते हैं उनके लास्ट में ईडी होता है। तो बच्चे ने ये बात समझ ली और उसने रिटन को क्या कर दिया, रिटेड कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाता है और हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आपको मैं लास्ट में लेकर के अब जो बात मुझे बतानी मैं वो बताऊंगी आपको कि अभी आपको करना क्या। आपको ये सारे क्वेश्चंस को करना है, एक बार वीडियो देखनी है, जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। एंड उसके बाद से जो मैंने आपको बिगिनिंग में बात बताई कि आपको करना क्या है, तो आपको कोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, इसको लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और उसके बाद से गाइस आपको जैसे मैं हमेशा क्वेश्चंस को कराती रहती हूँ तो ऐसे हमारे साथ में आप बने रहिए। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।